जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका फार्मूला HNO3 होता है। और बेटा जब भी हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सॉरी कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाएगा, N, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो Yes. नहीं बेटा? अब Yeah. इसको No, बनाने sir. के लिए फॉर इफ यू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बेटा, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए हमें यूज करना होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका नाम आपको याद रखना है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बेटा वी रिक्वायर द प्रोसेस नेम एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। स्टेप्स क्या होते हैं? Okay. हमें हमारा टास्क क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर HNO3। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास NO कहीं से बना लेते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो NO2 बना लेते हैं बेटा। और फिर NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो HNO3 बन जाता है। ये हमारा एक स्टेप Okay. होते हैं। मतलब स्टेप्स क्या बोले, ये एलिमेंट्री आइडिया होता है। अब देखना है कि ये कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये कैसे बनाएंगे। और तो स्टेप 1 में बेटा हम लोग NO बनाते हैं। NO याद रखना है आपको कैसे बनती है, कहीं भी, केवल यही नहीं, कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में NH3 की ही रिएक्शन हम करते हैं, NH3 का ऑक्सीडेशन कराते हैं बेसिकली। तो बेटा हमारा NO और वाटर बनता है। यहाँ पर हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, Okay. और ये रिएक्शन अगर बैलेंस करोगे तो 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4NO प्लस 6H2 होता है बेटा। अब क्या करते हैं, हमारे पास NO आ गया, हमारे पास NO आ गया बेटा। स्टेप 2 में इस NO का हम लोग क्या करते हैं, वापस से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये NO2 बन जाता है। Mm. ये हमारा NO2 बन जाता है, जैसे कि मैंने कहा था सेकंड में हमें ये चाहिए बेटा। और थर्ड में क्या होता है, ये NO2 हमारे पास गैस होती है, आपको पता होगा, रेड ब्राउन वेपर होती है, अगर आपको पता होगा। Mm. अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करते हैं बेटा, ये जो Okay. NO2 गैस है ना, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर से रिएक्शन कर देते हैं। Awesome. Yeah. तो हमें क्या मिलता है, हमें अगेन HNO3 मिल जाता है और NO अगेन मिल जाती है। अब देखो एक बात समझना है आपको, ये NO हमारे लिए बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि NO वापस से यहाँ पर चला जाता है और वापस से साइक्लिक प्रोसेस बिना एग्जॉस्ट हुए चलता रहता है। तो आपको ये Okay. एडवांटेज हो जाता है कि आपने एक बार रिएक्शन कराई और बार बार वो चलती रहती है। तो Okay. ठीक है ना बेटा? तो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस Yes, करेंगे तो sir. यहाँ पर 3NO2 हो जाएगा और यहाँ पर 2HNO3 और NO चलेगा, और इस तरह से रिएक्शन हमारी ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, Okay. Yes. और ये तो हमारा प्रोसेस है, आपको याद रखना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, NO बनाना है, फिर NO2 बनाना है बेटा, और इस तरह से आपको काम करना है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं
अपन बात करते हैं बेटा, जो HNO3 होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये काफी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और याद रखना है ये नियर अबाउट टू 68% तक कंसंट्रेटेड होता है। और ये हल्का सा येलो लिक्विड टाइप का होता है। अगर इसके कलर की आप बात करेंगे बेटा, तो ये हल्का सा ये येलो लिक्विड होता है। अगर हो सकता है आपने लैब में भी देखा होगा, कभी देखा है HNO3 कभी? Yes. ठीक है, तो याद रखना है बेटा ये येलो लिक्विड होता है। अब अपन बात करते हैं, अपन बात करते हैं बेटा कि रिएक्शन कैसे करता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली इसका, सॉरी इसका प्रिपरेशन पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हमें केवल क्या बचा है, इसका इसका प्रॉपर्टी बचा है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो याद रखना है जो HNO3 होता है, जो बेटा आपका HNO3 होता है, ये दो तरह से बिहेव करता है। ये आपका दो तरह से बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ये एक तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 एक बहुत अच्छा बेटा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको याद रखना है हमेशा। मतलब ये अपने आप को रिड्यूस करता है, Yes. और ये दो फॉर्म में यूज होता है। एक तो डाइल्यूटेड फॉर्म में, और एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में। बेटा डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर ये यूज होता है तो अपने आप को चेंज करता है NO या N2O में। और अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज होता है तो अपने आप को चेंज करता है NO2 में। देख लीजिए एक बार, आप दोनों में देखिए, NO में, N2O में और NO2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 5 है, यहाँ पर बेटा आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 4 है। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह क्या हो रहा है, HNO3 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हर जगह बेटा आपका HNO3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, Reduction. अब ये कैसे काम Yes. करता है ये थोड़ा सा समझना है हमें। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं रिएक्शन कराता हूँ जिंक का डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो देखिए क्या क्या बनता है। जिंक मेटल है, तो HNO3 क्या करता है, जिंक को ऑक्सीडाइज करता है। ऐसे ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, अपने आप को रिड्यूस करेगा NO में या N2O में, और साथ ही वाटर बनाएगा। Okay. फिर से समझो, याद नहीं करना, रिएक्शन समझना है। जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा, और क्योंकि H अवेलेबल है तो पानी बना देगा। इसी Okay. तरह बेटा अगर मैंने जिंक ले लिया, कंसंट्रेटेड ले लिया माई बाई चांस, तो बेटा ये फिर से अगेन क्या बना देगा, जिंक का नाइट्रेट बना देगा, SNO2. NO2 बना देगा, और वाटर बना देगा। ऐसे ही बेटा आप चाहे ना तो एक रिएक्शन लिख लेना कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन लिख लेना, और कॉपर की आप रिएक्शन लिख लेना कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। हो जाएगा बेटा। Yes. Yes. तो याद रखना है, या तो ये NO बनाएगा या N2O बना देगा। द सेम वे बेटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डाइल्यूट है तो या तो NO बनाएगा या N2O बना देगा, आपको याद रखना है, और बाकी प्रोडक्ट वैसे ही होंगे। Okay. ये मैं तब की बात कर रहा था बेटा जब ये मेटल से रिएक्शन हो रही है, और मेटल को ये ऑक्सीडाइज कहाँ पर कर रहा है, मेटल के सॉल्ट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। Hmm. अगर आप जिंक ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे बेटा, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। +2. ठीक है, Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नॉन मेटल के लिए बात करते हैं, नॉन मेटल में कैसे काम करता है। देखना है कि नॉन मेटल में कैसे काम करता है। देखो
नॉन मेटल जानते हैं आप क्या होता है? Yes, sir. मान लीजिए, मतलब मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ऑब्वियसली नॉन मेटल आप जानती होंगे, I2 है नॉन मेटल, मान लीजिए कार्बन है, लेट सपोज सल्फर है, ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लाइट लेट सपोज फास्फोरस है, ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ बेटा। जब भी कोई भी एसिड, अच्छा एसिड नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, तो वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, पहली बात। Okay. तो क्या करेगा ये एसिड, क्या करेगा बेटा, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और किस में ऑक्सीडाइज करेगा, उनके ऑक्सो एसिड पे ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? जहां पर ऑक्सीजन होता है, जैसे I2 है, तो इसका ऑक्सो एसिड क्या होगा, HiO3 हो जाएगा बेटा, आयोडिक एसिड। Okay. सल्फर का ऑक्सो एसिड क्या होगा, H2SO4 हो जाएगा। फास्फोरस का क्या होगा, H3PO4 हो जाएगा। ये ऑक्सो एसिड होते हैं बेटा। और Okay. अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, Read. अपने आप को रिड्यूस कर देगा, NO2 में रिड्यूस करेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड लिया हुआ है। तो बेटा अपने आप को वो ऑलवेज क्या Concentrated. करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। Yes. और और बेटा क्या करेगा, अपने आप को तो रिड्यूस कर दिया इसने, और साथ ही Hmm. साथ वाटर बनाएगा। तो ये अगर रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, तो देखो बेटा कैसे रिएक्शन होगी, ये बना देगा HiO3 प्लस NO2 Plus NO2 plus प्लस water. वाटर। कार्बन के साथ ही ऐसी रिएक्शन करेगा। आपको पता है बेटा कार्बन का ऑक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। सल्फर है, तो बेटा ये बना देगा H2SO4। Plus N4 plus N4 plus 2. Let's take the 4. ठीक है बेटा। Yes. अब रिएक्शन को जरा 1 मिनट के लिए बैलेंस करना सीख लेते हैं, क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करना आनी चाहिए। देखो मैं रिएक्शन आपको लर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा। तो एक बार जरा बैलेंस करना सीख लेते हैं, वो हर के लिए कॉमन है। मान लीजिए मैंने बैलेंस करना बताया आपको I2 वाले के लिए। तो देखो I2 प्लस HNO3 इज इक्वल टू बेटा HiO3 प्लस NO2 प्लस H2। अब देखो ये I2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है HiO3 में, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देखो बेटा आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यस और नो? Yes. ऐसे ही बेटा यहाँ पर HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है बेटा, और यहाँ पर HNO3 का, सॉरी NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। ठीक है। Hmm. बेसिकली बेटा जो I2 है वो कन्वर्ट हो रहा है I+5 पे कन्वर्ट हो रहा है, Hmm. और यहाँ पर जो N+5 है, आप देखो ध्यान से, ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है N+4 में कन्वर्ट हो रहा है, isn't it? Yes. अब देखो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा, यहाँ पर I कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2I लगा लोगे, और यहाँ पर चार्ज बैलेंस करोगे आप, तो 5 × 2 = 10, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन लगा लोगे। Okay. ऐसे ही बेटा यहाँ पर N+4 है, यहाँ पे N+5 है, तो यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन लगा लोगे। Yes. अब देखो अनुशिका, फाइनल इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे, तो यू हैव टू एलिमिनेट इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होंगे और उसको कट करना होगा। तो बेटा यहाँ पर आप 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले में, Okay. आप नीचे वाले में 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा ये क्या बन जाएगा आपको, 10 इलेक्ट्रॉन +10 n+5 इज इक्वल टू 10 n+4।
ठीक है। yes, अब यहाँ पर मैं बैलेंस, अब ये तो कोई, ये अगर आप इनको ऐड करोगे बेटा, ये इक्वेशन मान लो 1 दे दिया आपने, ये इक्वेशन 2 दे दी बेटा, और इन्हें अगर ऐड करते हो आप, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, yes, हो जाएंगे बेटा। yes, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, yes, तो हमारे हमने फाइनली यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बेटा I2, जहां से वो आया था, और ये आया था बेटा I+5 HiO3 से, तो 2 HiO3, और ये आपका आया था N+5 कहाँ से आया था, HNO3 से, तो 10 HNO3, nice, और ये बेटा आपका N+4 आया था 10NO2 से। hmm, इनको ऐड करके लिख दिया अपन ने, तो I2 प्लस 10 HNO3 इज इक्वल टू ट्वाइस HiO3 प्लस 10NO2। okay, अब देखो वाटर हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर बेटा ऑलरेडी हमारे पास 10 वाटर है, 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप 4, मतलब 8 हाइड्रोजन और लगा लोगे। yes, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं पूरे रिएक्शन को। I2 हमारा 2 है, यहाँ पे I2 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 30 है, यहाँ पर भी 6 प्लस 20, 26 प्लस 4 30 हो गया, और इस तरह से बेटा ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। okay, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर अनुशिका, कि हमें याद करने की रिएक्शन नीड नहीं है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम आराम से उसको hmm, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकते हैं, फिर बैलेंस कर सकते हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपको याद करने का एफर्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, कि yes, कई बच्चे बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक रटने वाली है, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ बेटा, इनऑर्गेनिक रटने वाली नहीं, ये भी समझने वाली है। okay, चलो आगे बढ़ा जाए। yes, अब आपने स्कूल में कभी टेस्ट किए हैं लैब में? yes, sir. कौन सा टेस्ट किया, नाइट्रेट का टेस्ट किया है आपने कभी? Nitrate के लिए we have os- copper chips test and और that brown ring test. वेरी गुड, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपको याद है क्या किया था आपने? The original solution plus हम्म, freshly prepared ferrous sulfate solution plus concentrated H2SO4. वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, मान लीजिए आपको पे एक अननोन सॉल्ट दिया गया बेटा अनुशिका, आपको याद है ना स्कूल में एक अननोन सॉल्ट दिया जाता था, Yes, sir. और इस अननोन सॉल्ट में एक कैटायन और एक एनायन होता था, एंड Yes, वी हैव टू प्रिडिक्ट इट आइदर इट इज, मतलब कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। yes, तो मान लेते हैं बेटा इस सॉल्ट में हमारा NO3 माइनस प्रेजेंट है पहले से ही। जैसा कि आप बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, NO3 माइनस हमें टेस्ट करना है। यहाँ पे मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, प्लस, और कैटायन तो आपको कुछ भी हो सकता है, इट में भी एल्युमिनियम, इट में भी कैल्शियम, इट में भी लेड, है ना। yes. तो हमें तो टेस्ट करना है नाइट्रेट का, और यहाँ पर Hmm. फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 होता है। आपको कलर पता है FeSO4 का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का? It becomes नहीं sir मुझे नहीं actually. कुछ ब्राउन टाइप का होता है, ऑरेंज टाइप का, जैसे ऑरेंज होता Okay. है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं अपन। Hmm. तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है बताओ मुझे, व्हाट इज द वर्क ऑफ H2SO4 हियर? I'm not so sure. ओके, कोई बात नहीं, बट आपको ये तो पता है कि नाइट्रेट नाइट्रेट यहाँ पर अपने आप को रिड्यूस करने वाला है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Yes, yes. तो बेटा ये अपने आप को NO में रिड्यूस कर लेता है, और FeSO4 को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर लेता है। एक्चुअली यहाँ पर फेरस है, Fe2 प्लस है बेटा, तो ये फेरिक में Okay, ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ में पानी बना देता है। ठीक है, okay. Yes. कोई दिक्कत? No sir. अब देखो बेटा ये क्या है,
ये जो Fe2+ है, ये जो वाला Fe2+ है, ये क्या है, वाटर के साथ हाइड्रेशन ऐसे कर लेता है। ये वाटर के साथ ऐसे हाइड्रेशन करके कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला Fe इस वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स आयन बना देता है। साथ में हम्म, यहां से जो NO आता है वो फर्दर हम रिएक्शन करते हैं, और आपको पता होगा शायद आप हीट करते थे, यहाँ पर स्ट्रांगली हीट करते थे, याद आ रहा है? हाँ हाँ, स्ट्रांगली हीट करते थे बेटा। तो यहां यस, पर आपको FeH2O NO2+ और वाटर बनता है। ये जो कंपाउंड होता है बेटा, ये जो आपका कंपाउंड होता है, ये आपका, आपने देखा भी होगा टेस्ट ट्यूब के बीच में, टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की ऐसे रिंग बनती थी। यस, जो ये रिंग है ना, बहुत थोड़ी देर के लिए होती थी, टेम्परेरी होती थी, और सबकी टेस्ट ट्यूब में वो रिंग नहीं आती थी, बहुत कम बच्चों में आती थी जो अच्छे तरह से टेस्ट करते थे, और ये उसका फार्मूला होता था। आप यहाँ पर हाँ, कोई भी एनायन लगा सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने जो भी एनायन, आपने सल्फेट लिया, सल्फेट लगा दो, वो आपकी मर्जी है, बट बेसिक फार्मूला इसका ये होता था बेटा। और मजे की बात मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो बिल्कुल ही मतलब एक स्ट्रेंज होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो NO है, ये आयन होता है नाइट्रोसोनियम, और नाइट्रोसोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का बेटा, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ओके, ठीक है, तो दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ में आ गया आपको? यस, हाँ, तो बेटा याद रखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट हम करते हैं बेसिकली नाइट्रेट आयन के लिए करते हैं। नाइट्रेट आयन की जब हम लोग करते हैं टेस्ट बेटा, तो इसमें हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वापस से हम लोग क्या करते हैं, उसे NO के साथ रिएक्शन कर जाता है बेटा, और ये ब्राउन रिंग बना देता है। ब्राउन रिंग एक बहुत ही मतलब स्ट्रेंजर कंपाउंड होता है, और जहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो कि कहीं नहीं मिलता है। ओके, ठीक है बेटा? यस, तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन फैमिली पूरी पूरी तरह कर ली है बेटा। अब अपन बात करने जा रहे हैं फास्फोरस की। तो याद रखना है बेटा, फास्फोरस हालांकि सिलेबस से हटा, फास्फोरस का कुछ पार्ट सिलेबस से हटा है, बट मैं थोड़ा सा हम्म, आइडिया दे देता हूं आपको कि फास्फोरस में आपको बेसिकली करना क्या है। ओके, देखो बेटा, फास्फोरस क्या होता है बेसिकली, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे रखा होता है, और ये अपने एलोट्रॉफ फॉर्म में मिलता है। इसके बहुत ही शॉर्ट पे बता रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। इसके बेसिकली एलोट्रॉप होते हैं। ओके, तो ये 3 फॉर्म में मिलता है, एक तो रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस। और बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा, ये P4 के फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे। ये ऐसे पाया जाता है बेटा। ठीक है। ओके, ठीक है, कई बार ऐसा बोला जाता है, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा बेटा, जो व्हाइट फास्फोरस होता है, हम्म, वो आसानी से क्या कर लेता है कि बर्न कर जाता है। आपने देखा भी होगा, मैच स्टिक में फास्फोरस यूज करते हैं अपन, ओके, तो ये आसानी से बर्न कर जाता है। तो रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है बेटा कि ये जो कंपाउंड होता है, कोई भी चीज बर्न करेगी, दैट मीन्स बेटा वो हाईली अनस्टेबल होगी, यस, हाईली अनस्टेबल होगी बेटा। तो याद रखना है, ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड जो है बहुत पास पास है, बॉन्ड बहुत पास पास है, तो रिपल्शन होता है यहाँ पर। और ये बॉन्ड हम्म, आपको याद रखना है 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर रिपल्शन होता है
जब बेटा रिपल्शन होता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने के कारण ये क्या कर लेता है, इजिली कैचेस फायर, ये आग को आसानी से पकड़ लेता है। Okay. और बेटा आग अगर आसानी से पकड़ लेगा तो ऑब्वियसली अपना नुकसान हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है, बट ये एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया बेटा, वो पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी। और जैसे नाइट्रोजन की गैस होती है, नाइट्रोजन का गैस होता है बेटा अमोनिया, ऐसे ही फास्फोरस के लिए PH3 होता है बेटा, और इस गैस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फीन गैस। Phosphine. Okay. फॉस्फीन भी बेटा हमारे सिलेबस से हट गई है, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फीन गैस भी बिल्कुल सेम वैसे ही बिहेव करती है जैसे अमोनिया बिहेव करती है, और ये भी बेसिक नेचर की होती है, ये भी रिड्यूसिंग नेचर की होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग वैसी ही होती है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो बात हुई बेटा, जस्ट फास्फोरस की बात हुई, फास्फोरस का काफी पार्ट हटा चुके हैं अपन, तो इसको नहीं पढ़ रहे ज्यादा। अब अपन बात करेंगे बेटा हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस के हेलाइड्स कैसे बनाए जाते हैं बेटा और कैसे होते हैं, तो याद रखना है बेटा अनुशिका, फास्फोरस के जो हेलाइड होते हैं वो बेसिकली इस टाइप के होते हैं, आइदर PX3 टाइप के होते हैं और या PX5 टाइप के होते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा फास्फोरस आपके दो वैलेंसी दिखा सकता है, या तो 3 और या तो 5 बेटा। हाँ, जो ये 3 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलाइड, इट इज ट्राई हेलाइड बेटा। और जो ये 5 होता है बेटा इसे अपन बोलते हैं पेंटा हेलाइड। okay. अब ये जो ट्राई हेलाइड होता है ये ऐसे लिख सकते हैं इसको PCl3 PBr3, लेट सपोज ऐसा कुछ लिखेंगे, और ये बेटा क्या लिखेंगे, PCl5 APR. NPR PBr5। ठीक है ना, Hmm. कोई दिक्कत? No, sir. अब सबसे पहले बेटा इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो याद रखना है, अगर मैं PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो यहां पर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता भी होना चाहिए कैसे। ये आपका देखिए 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो sp3 हो गया। और जो बेटा PCl5 होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहां पर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3D होता है, isn't it? Yes. Yes. और बेटा ये दो तरह के बॉन्ड यहां पर रखता है, एक इक्वेटोरियल होता है और एक्सियल होता है। जो ये प्लेन वाले बॉन्ड है आपको पता होगा, इन्हें हम Equal. इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, Hmm. और ये जो बॉन्ड ऊपर वाले होते हैं बेटा वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं। Yes. ठीक है, लेट सपोज बेटा ये बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, A है, और ये बॉन्ड लेंथ आपकी B है। याद रखना है आपको हमेशा, आपको क्या याद रखना है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। मतलब जो ये प्लेन वाले ऊपर वाले बॉन्ड होते हैं और जो नीचे वाले बॉन्ड होते हैं बेटा इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्या आप इसका रीजन समझ सकते हो बेटा, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। Cut distance.
नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है। अगर हाँ, बेटा, अगर ये बॉन्ड इक्वल हो जाए, मान लो ए इज इक्वल टू बी हो जाए, यहां पर तो आपको पता है कि बी इज ग्रेटर देन ए है। यस, अगर मान लो बेटा क्या हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो रिपल्शन होने का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा खींच देते हैं, लंबा कर देते हैं। अच्छा, ओके ओके। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगा बेटा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर रखना है, ऐसा क्यों होती है बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मिनिमाइजिंग ऑफ ड्यू बॉन्ड टू पेयर बॉन्ड। मिनिमाइज बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड मेक इट स्टेबल। ओके, आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। पक्का? हाँ हाँ। अब अपन बात करते हैं बेटा, फास्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड भी बहुत फेमस हैं। ये तो फास्फोरस की कंपाउंड्स की बात है बेटा। फास्फोरस के कंपाउंड मैंने आपको बता दिए, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो PCl3 होता है और एक PBr3 होता है या PCl5 होता है। ठीक है। अब यस। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड भी काफी फेमस है। यू नो व्हाट इज ऑक्सो एसिड? नो सर। कोई बात नहीं। अगर मैं बात करता हूं आपसे ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की, या ऑक्सी एसिड, एक ही बात। इट्स H3PO4 is oxo हाँ, acid of. हाँ कुछ इस टाइप के जो होते हैं बेटा हमारे। हमेशा ऑक्सो एसिड पे याद रखना है बेटा, एक तो हाइड्रोजन होता है, एक नॉन मेटल होता है जिसका वो ऑक्सो एसिड होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है। Okay. तो कहीं भी अब आपको ऑक्सो एसिड बनाना है ना, तो आपको ये चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज हाइड्रोजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है ना? Okay. अब होता क्या है बेटा, कैसे बनाते हैं इसको, ये याद रखना है। बनाते कैसे हैं इसे, तो आपके कुछ मैं ऑक्सो एसिड लिख दे रहा हूँ, जैसे H3PO2, बाद में इनके नाम लिखूंगा मैं। H3PO3, H3PO4, H4P2O6, P2O7, और लास्ट में HPO3 होल थ्राइस या होल एन लिख सकते हैं। Okay. काम करते हैं बेटा, अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हर जगह फास्फोरस का। तो याद रखना है बेटा, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप, +1 आएगा, यहाँ पर +3 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पर आप निकाल लेना, यहाँ पे 12 और 3 4, यहाँ पर +3 आ जाएगा, यहाँ पे 14 में 4 और यहाँ पर +5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका +5 आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो, मुझे लगता है ये काम। हाँ, yes. बेटा इसका जो नाम होता है, जहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम है, वहां पर नाम हम लोग लिखते हैं हाइपो। हाइपो, Okay. हाइपो फास्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। ये हाइपो फास्फोरस एसिड होता है बेटा। अब ये होता है आर्थो फास्फोरस एसिड। थोड़ा सा बड़ा तो ऑर्थो लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ गया है बेटा, तो इसे लगा देते हैं आर्थो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसे अपन लिख देते हैं आर्थो फास्फोरिक एसिड। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर बनाना। पहले मैं बता रहा हूं आपको बेटा, अस है मतलब वैलेंसी कम है, इक है मतलब वैलेंसी ज्यादा है, ये तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेटा। पी के साथ ओ लगाया, एटलीस्ट नॉन मेटल के साथ एक डबल बॉन्ड लगाना है। जब भी हम किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, एटलीस्ट वी हैव टू मेक वन डबल बॉन्ड, नॉन मेटल को डबल बॉन्ड से लगाना है, देन OH लगाना है बेटा एक।
ठीक है। Okay. देन OH लगाना है बेटा। और और क्या करना है, देखो और क्या करना है। और यहाँ पर हमें क्या, Hydrogen. हमें यहाँ पर सब कुछ लग गया है, तो यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H लगा देना है। अब यहाँ पर बात करना है अपन को, नीचे वाले में यहाँ पर P डबल बॉन्ड O OH। और बेटा जब तक OH के पेयर बन सकते हैं हम OH के पेयर लगा दोगे और ये H बन जाएगा, ठीक है। Okay. फिर ऐसे ही इसके लिए देख लेना एक बार, P डबल बॉन्ड O OH OH One. और OH बेटा। Yes. किसी भी कंपाउंड के पास जितने ज्यादा OH होते हैं वो कंपाउंड उतना ही एसिडिक होता है, ठीक है, वो उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी रखता है बेटा। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक पीएच बॉन्ड, दो पीएच बॉन्ड है, यहां पर एक पीएच बॉन्ड है बेटा, और यहां पर कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। तो एज द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड एज द रिड्यूसिंग नेचर इट हैज, ठीक है। Okay. Yes. और अगर किसी के पास पीएच बॉन्ड नहीं होंगे तो वो कंपाउंड बहुत ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो याद रखना है, Okay. एज द नंबर ऑफ पीएच in any compound, the more reducing nature it has, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में बेटा जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो उतना ही रिड्यूसिंग होगा बेटा। और याद रखना है आपको, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, याद आ रहा है, हाँ. ठीक है। जैसे जैसे तो इन तीनों में अगर बात करें, इन तीनों में पूछा जाएगा आपसे कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, तो याद रखना है बेटा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड आपका नीचे वाला है, Radio force. ठीक है। अब बात करते Yes. हैं, अलग पेज पे कहीं इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पहले इनके नाम लिख लेते हैं बेटा कि H4P2O5 को बोलते क्या है। तो यहां पर पायरो वर्ड लगता है, पायरो, दैट इज पायरो फास्फोरस एसिड। पायरो क्यों लगता है बेटा, पायरो का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को निकालना, मतलब दो एसिड को जोड़ा, दो को Hmm. जोड़ा बेटा और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो इसे बोल देते हैं पायरो, ठीक है। अच्छा. इसे Okay. बोल देते हैं पायरो। कैसे, देखो ये है हमारा H4P2O6, इसको बनाते हैं अपन यहां पर। तो सेम वही काम करना है बेटा जो अभी तक किया हमने। हमने दो पी ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम वही बेटा, डबल बॉन्ड ओ लगाया है यहाँ पर, जो हमारा बेसिक है, बेसिक नहीं बोलेंगे कभी, और एटलीस्ट एक OH बॉन्ड लगाया। देखिए अभी तक हमारे पास क्या क्या निकल चुका है, हमारे पास बेटा अभी टू, सॉरी यहाँ पर फोर ऑक्सीजन निकल चुके हैं और दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं। अभी एक OH बॉन्ड हम दोनों में और लगा सकते हैं, क्योंकि पेयर हम एक का और बना सकते हैं ऐसे बेटा। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यस Okay. और नो। Yes. Yes. अब मान लीजिए बेटा आपको बनाने को आ जाए, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी पीएच बॉन्ड, यहाँ पर कितने POH बॉन्ड है इस कंपाउंड में। तो काउंट कर लेना है सिंपल, 4 पीएच बॉन्ड है। कितने पीओ बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा 2 पीओ बॉन्ड है। कितने पीएच बॉन्ड है, यहाँ पर 0 पीएच बॉन्ड है। ये कई बार पूछा जाता है बेटा आपसे, तो आपको बिना स्ट्रक्चर बनाए आप नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा. Okay. Yes. अब मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं यहाँ पर, दैट इज
H4P2O7, ये आप बना देते हैं अगर, तो कैसे करेंगे देखिए, H4P2O7 को सेम वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, P और P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देखो बेटा, OH. ये OH और ये OH। अब हमें क्या करना है, अभी भी लगा सकते हैं OH, तो और OH लगा लिए, देखिए ये लगा लिए हमने, Like बीच में और और between P and O. बीच में ब्रिज लगा दिया एक O का बेटा, बीच में हमने ब्रिज लगा दिया एक O का, ऐसे। Yes. Okay. ठीक है, तो यहां पर आप आराम से पाउंड काउंट कर लेना बेटा, मेरे समझ से आप काउंट कर लोगे, Yes. हो जाएगा। Yes. Yes. और बेटा इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, Okay. क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है। ये आपके पास था H3PO4 प्लस H3PO4, इन दोनों को ऐड किया और एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया बेटा, तो आपका बन जाता है H4P2O7। आप देख लीजिए बन भी जाएगा आपका, हाँ. Yes. हो जाएगा बेटा। Yes. तो इस तरह से हमने ये फास्फोरस फैमिली मतलब नाइट्रोजन फैमिली कर लिए बेटा। अब अपन बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली की, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. चलिए, तो अपन बात करेंगे अब ऑक्सीजन फैमिली की। देखो बेटा, ग्रुप 16 में बेसिकली क्या होता है, ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम होता है। बाकी आपको पता ही है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं। और आपको पता होगा अर्थ के क्रस्ट पे जो नॉन मेटल प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन मैक्सिमम है, ये तो पता होगा आपको बात। हाँ. अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, कुछ याद है? सर नहीं, मुझे वैल्यू नहीं पता, पर ये पता है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम है. 46%। Okay. अर्थ क्रस्ट पे बेटा 46% आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। Okay. अब आपको पता होगा ऑक्सीजन और सल्फर तो बेटा ये प्योर नॉन मेटल है, Yes. जबकि जो ये पोलोनियम होता है बेटा ये मेटेलिक नेचर देता है। ये नॉन मेटल टाइप होता है, और ये जो पोलोनियम होता है बेटा ये मेटेलिक नेचर देता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज नहीं पता होगी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आप आराम से कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर। दैट इज NH2 NP4, isn't it? Yes. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटा एटॉमिक रेडियस की, Increases as you go down the. डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करेगी। Yes. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या कहना है? Increases down the group. याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन एनी एलिमेंट एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है Yes. वाले नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे बेटा, और इनकी एनर्जी क्या होगी, मोर निगेटिव होगी, क्योंकि इन्होंने इन्होंने आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है।
ओके। बट याद रखना है ये क्लोरीन में भी काम आएगा, फ्लोरीन के लिए भी काम आएगा बेटा। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। That's why beta, due to small size of oxygen, there is an inter-electronic repulsion. That's why oxygen does not accept electron easily. Hence, electron gain enthalpy, sulfur is more More than. as compared to oxygen. ओके। मतलब आपसे कोई पूछेगा बेटा कि जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन का साइज इतना कम होता है ना किसी का कि बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं कर सकता। इसीलिए गेन कौन करेगा आसानी से? क्लोरीन करेगा। ऐसा ही ऑक्सीजन करना चाहिए ऑक्सीजन को, बट करता कौन है? सल्फर करता है। ठीक है, ओके। यस। याद रखना है आपको। अपन अब बात करेंगे बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आपको पता है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी मैंने बताई थी क्या होती है? एज वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन द अमाउंट विच इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। यस। बेटा ये बेसिकली डिपेंड करती है, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है ये साइज पे डिपेंड करती है। साइज जितना ज्यादा होता है आई इतनी कम होती है। तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस। डिक्रीज करती है। डाउन टू द ग्रुप जाने पर बेटा ये क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक बात है। यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है? नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर क्या कम हो रहा है, और नॉन मेटेलिक नेचर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी? डिक्रीज। कम। यस। ठीक है, नॉन मेटेलिक नेचर भी बेटा कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। यस। अब अपन बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो याद रखना है इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं बेटा, तो और मेरे जिहन में अगर केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र होता है तो याद रखना है बेटा जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं आपसे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑक्सीडेशन नंबर। सर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो याद रखना है बेटा अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की कभी बात करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो मिनिमम कितना होता है? -2 होता है। और ऑक्सीजन के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ओके। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है बेटा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, एक कंपाउंड F2O होता है जहां पर ऑक्सीजन का नंबर
+2 भी होता है, बाकी कहीं नहीं होता है, ये केवल F2O में ही ऐसा होता है। ओके। पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है बेटा जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा है, तो आपको याद रखना है कि ये ऐसा यहां पर होता है F2O में, क्योंकि आपका ज्यादा अब रिएक्टिव हो गया है F, ठीक है। यस। ओके। अब याद रखना है कि ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है, जैसे सल्फर हुआ और बाकी सारे एलिमेंट हुए बेटा, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है और पोलोनियम है, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन नंबर तक दे सकता है। मतलब ये -2 तो देगा ही, साथ ही बेटा ये +6 तक देता है, 0 भी देगा और ये +6 तक जाएगा ऐसे। ओके। क्यों क्यों दिखाता है, मैंने बहुत सारे रीजन आपको बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यस, वैकेंट यस। और बेटा जहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ जाता है ना। यस। लेकिन जो बेटा ये पोलोनियम कंपाउंड है, ये जो आपका पोलोनियम कंपाउंड है बेटा, यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +4 ही होती है। और इसका रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर लगता है। ओके। अनुष्का, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है क्लास 11th में पढ़ाया गया था। आप पढ़ाया था सर, मुझे याद नहीं है। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP4 टाइप का होगा, यस और नो। यस। तो बेटा अगर दोनों को ऐड करो तो 6 बनेगा। यस। नीचे जाने पे बेटा साइज इतना ज्यादा हो गया है कि ये जो आउटर एस इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर एस इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतना बेटा ज्यादा साइज हो गया है कि आउटर जो एस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। और अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, दैट्स वाई बेटा हम कह सकते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है और इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ओके। कोई दिक्कत? नो, नहीं सर। ओके, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई बेटा। अब ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़े से अपने मेंबर से डिफरेंट बिहेव करता है, जैसे नाइट्रोजन डिफरेंट बिहेव कर रहा था। बेटा एक मिनट बस, बहुत अर्जेंट कॉल है एक second। नो प्रॉब्लम।
सॉरी बेटा। It's okay, sir. Not problem. ओके, तो देखो क्या हुआ कि आउटर एस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और देखो क्या Okay. हुआ कि ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, Hmm. बड़ा ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है ये। तो मतलब जैसे बाकी के एलिमेंट हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली नहीं दिखाते हैं, अ, तो ऑक्सीजन डी ब्लॉक भी नहीं रखता है बेटा। तो ऑक्सीजन क्यों डिफरेंट बिहेव कर, जैसे नाइट्रोजन डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा था, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो रही Hmm. थी, अगर आप बता रहा हो। तो ऑक्सीजन डिफरेंट बिहेव करने का रीजन क्या है? रीजन सिंपल है बेटा, इट्स Small स्मॉल size. साइज। Yeah. आपको एक फैक्ट याद रखना है बोर्ड के एग्जाम के लिए, इट्स स्मॉल साइज एज वेल एज बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केवल दो ही रीजन है बेटा जिसके कारण नाइट्रोजन बड़ा ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, Okay. ठीक है। Yes. और अगर स्मॉल साइज है तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होगा। आप 2-3 पॉइंट डाल सकते हो वहां पर, That's so dear, but yes. ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑक्सीजन इज रिसाइडेड इन द 16 ग्रुप ओनली, बट व्हाई इट बिहेव डिफरेंट, दैट मीन्स व्हाई इट डज नॉट शो द ऑक्सीडेशन नंबर +6, ओके। और it is what is the reactivity nature is different, how the reactivity nature is different. So simple answer is due to its small size, due to high electricity, and due to absence of d electrons, okay। Okay. अब अपन बात करते हैं बेटा, एक लास्ट चर्चा कर लेते हैं आज की हाइड्राइड्स के केस की। हाइड्राइड्स, अगर आपको याद हो बेटा, उस दिन मैंने आपको हाइड्राइड्स बनाना सिखाया था। हाइड्राइड्स जनरली कैसे बनेंगे इस ग्रुप के, दैट लैटिस H2X टाइप के बनेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और X की 2 है, क्योंकि ये 16 ग्रुप है। लाइक H2O, H2S, H2Ase, H2Te, H2PO, ठीक है। Okay. अब देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात है बेटा, हमें लास्ट ग्रुप से पता है ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी Reduces. डिक्रीजेस, Yeah. रिड्यूसेस, हाँ रिड्यूसेस, वेरी गुड, रिड्यूसेस। दैट्स वाई बेटा अगर ये रिड्यूस करेगी तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। Increase. Yes. एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा बेटा, साथ ही साथ आपकी रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज कर जाएगी, Yes. ठीक है। वो तो आपको बात अलग है, वो तो आपको जानते ही हो। और एक चीज और जान सकते हो बेटा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, Reduce. बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। बात आ रही है समझ में? Yes. अच्छा, और एक चीज और होती है बेटा, मतलब यहाँ पर एक चीज और होती है, एक तो एसिडिक नेचर हो गया, एक तो बॉन्ड एंगल हो गया, और मैंने क्या बताया था वहां पर एक चीज, याद आ रहा है कुछ? Basic nature. बेसिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा बेटा। Yes. A nice ये increase. रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज कर गया, और बताओ क्या होगा? Uh, ऐसे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, याद है but it's at the tip of my tongue. I can't remember. बॉइलिंग पॉइंट। Yes, override. हाँ, boiling point. Okay. देखो कैसे बेटा, देखो नॉर्मली आपको पता है साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट H2O में क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, Hydrogen bonding. Yes. ड्यू टू
H bonding, the BP, the boiling point is maximum in H2. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेटा H2O का, फिर H2S का, फिर H2Se का, फिर H2TE का, फिर H2PO का. दैट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना? यस. कोई दिक्कत? नो सर. अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आपको दो चीजें पढ़नी है खुद से. एक तो ऑक्साइड कैसे बनते हैं इस ग्रुप के, हेलोजन्स से कैसे रिएक्टिविटी होती है. ओके. ओके, यस सर. ये आप एक बार कर लेना. इसके बाद इसके हम कंपाउंड्स पढ़ा देंगे कल आपको, और फिर 17 ग्रुप पे आ जाएंगे. ठीक है ना? ओके. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर. ओके.